बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है महाभारत का। आज मैं आपको सबसे पहले पाकिस्तान के गृह युद्ध की खबर बताऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी भीषण गृह युद्ध छिड़ सकता है। कभी भी बिलावल वर्सेस शरीफ की जंग हो सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बेटी पर हुए हमले ने हलचल मचा दी है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हम आपको बताएंगे। खबर बांग्लादेश से भी बताऊंगी, क्योंकि बांग्लादेश पिछले साल जुलाई से ही बर्बादी की ढलान पर फिसल गया है, लेकिन यूनुस जानबूझकर लगातार अनजान बने हुए हैं। मौजूदा हालात ये है कि बांग्लादेश में सेना और यूनुस सरकार के बीच जारी टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उर जमा ने यूनुस सरकार को दिसंबर से पहले चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो क्या शेख हसीना की वापसी होगी, ये बड़ा सवाल है। तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगी, ये मौसम का हाल। देखिए, आप भी दिल्ली NCR में अगर रहते हैं तो बीती रात की आंधी बारिश आज की सुबह हैरान कर रही होगी आपको, क्योंकि सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी थी। वैसे मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह से सच साबित हुई। मौसम ने करवट बदली तो आंधी तूफान के साथ भारी बारिश ने पहाड़ी इलाकों तक में जमकर तबाही मचाई। दिखाऊंगी आपको कैसे बादल फटने से गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। आपको बताएंगे कैसे दोहरे मार्ग से लोग सकते में हैं। इन दिनों एक सवाल सभी को लगातार परेशान कर रहा है, और वो है, क्या देश में कोरोना की लहर ने फिर से दस्तक दे दी है? देश में कोविड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश के लोगों के लिए चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि कोरोना वायरस की मार झेल चुका देश उन तस्वीरों को नहीं भूला है। हमें भी याद है, आपको भी याद होगी, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, लोग अपनों को खो रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लगी थी, कोई मदद नहीं कर रहा था सरकार के अलावा। पूरी खबर बताऊंगी, मौजूदा हालात क्या है। साथ ही आपको बताऊंगी ऑपरेशन सिंदूर पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत ने इसी मिशन के तहत सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। घाटी में ऑपरेशन केलर हो, ऑपरेशन त्रासी हो, आतंकियों का खात्मा किया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है। कैसे, यह हम आपको बताएंगे। एक ऑपरेशन सीमा पार आतंकियों को लेकर लगातार चल रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन ब्लैकआउट है और इसको लेकर देश के अंदर एक अलग ही लहर बनी हुई है। भारत सरकार ने ठान लिया है कि लाल आतंक को मार्च 2026 तक, अभी नहीं अगले साल मार्च 2026 का टारगेट सेट कर दिया है। तब तक इस लाल आतंक को जड़ से खत्म करना है। इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलियों को खत्म करने के लिए लगातार चल रहा है। हाल ही में 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू ढेर किया गया, जो लंबे वक्त से तलाश में था, जो सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता बनी। और भी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इस शो के साथ अंत तक जुड़े रहना है। और अब आप चलिए, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे मौसम का हाल। लगातार मौसम के बाद मैं आपको बताऊंगी भारत पाकिस्तान का जो मौसम है वो कैसे बिगड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन भारत पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी देने को तैयार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वाटर बम फोड़ा है कि पानी की कमी से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। भारत ने साफ कह दिया कि हम पानी नहीं देंगे, उस देश को पानी नहीं देंगे जो आतंकियों को पालता है, पोसता है, पैसा IMF से लेता है और फिर आतंकियों को दे देता है। हम पानी के लिए तरसा देंगे, और इसीलिए पाकिस्तान में हाहाकार मचा। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। तो पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। पानी और खून भी
एक साथ नहीं बह सकता। न खाना न पानी, क्या करेंगे आतंकिस्तानी। भारत का वाटर बम, पाकिस्तान में तबाही का अलार्म। पाकिस्तान का सूखा गला बिन पानी बिलबिलाने लगा। पाकिस्तान जो आज तक आतंक के बल पर जिंदा रहने का ख्वाब देखता रहा, अब खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। पहले महंगाई की मार से मर रहा पाकिस्तान अब पीने के पानी के लिए मोहताज हो रहा है, और जो बचा है वो है सिर्फ बर्बादी। सिंधु जल संधि पर भारत के नियंत्रण ने पाकिस्तान की पानी की आपूर्ति पर गहरी चोट की है। जहां भारत अपने हिस्से का पानी सिंचाई और बिजली के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के खेत प्यासे हैं। और अब सवाल ये, क्या सूखे में भी आतंक उपजेगा? एक वक्त था जब पीओके में आतंक की खेती होती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वहां ना तो फंडिंग है, ना ही नई भर्ती। बेरोजगारी और भूख ने युवाओं का ध्यान बंदूक से हटाकर पेट की आग बुझाने की ओर मोड़ दिया है। पाकिस्तान आज खुद अपने पापों की सजा भुगत रहा है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और झूठी नीतियों के चलते न रोटी बची है न पानी। महंगाई ने पाकिस्तान की जनता को तोड़ दिया है। आईएमएफ के कर्ज तले दबा पाकिस्तान अब हर दिन महंगाई के नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक और रसोई में चूल्हे ठंडे हैं, दूसरी ओर सत्ता में बैठे लोग भारत के खिलाफ साजिशें रचने में व्यस्त हैं। आज का जो बहुत एक अहम मसला है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडिया की तरफ से ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया गया है। इंडियाज अनलॉफुल एंड यूनिलैटरल डिक्लेरेशन टू होल्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इन ओबेंस is blatant violation of the treaty which clearly amounts to an act of war. एक ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते, और आई एम श्योर कि हमारे जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो सब एक उनको इकट्ठा करके एक हमने कुछ पॉलिसी हम यकीनन कुछ ना कुछ तरतीब दे रहे हों। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान के नेता ऐसी गीदड़ भभकी दे रहे हों। इससे पहले पाकिस्तानी सेना में 3 सितारा जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी आतंकी हाफिज की भाषा बोलते नजर आ रहा था। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तानी सेना भले ही 4 दिन की जंग में बुरी तरह पिटी, लेकिन पानी पर पाकिस्तानी गीदड़ भभकियां देने पर उतारू है, तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की इस बार नस जोर से दबाई गई है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। भारत का ये कदम पाकिस्तान को इस बार युद्ध क्षेत्र में मिली करारी हार से ज्यादा बड़ी चोट है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु जल समझौते पर निर्भर है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को सिंधु जल समझौते से ही पानी मिलता है, और तो और पाकिस्तानियों को मिलने वाली बिजली का 30 से 50% बिजली का उत्पादन भी इसी सिंधु नदी के पानी से होता है। और इसीलिए पाकिस्तानियों की सांसें अटकी हुई है। पाकिस्तान बिलबिला रहा है ये सोचकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं देंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। भारत की इसी युद्ध नीति ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हुक्मरान अच्छी तरह समझते हैं कि युद्ध में मिली हार से उबरना तो आसान है, लेकिन सिंधु के पानी के बिना गुजारा करना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति की बेटी पर हमला, पानी की किल्लत को लेकर हिंसक प्रदर्शन और पूर्व गृह मंत्री के घर पर हमले की घटनाएं पाकिस्तान की अस्थिरता को उजागर करती हैं। सीधे तौर पर तस्वीर साफ है। एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध लगातार दिख रहा है क्योंकि वो छिड़ चुका है, और दूसरी तरफ भारत से भी लगातार मार पाकिस्तान को मिल रही है। आखिर क्या कुछ स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं गृह मंत्री, पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं राष्ट्रपति की बेटी। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति की बेटी पर हमला, पानी की किल्लत को लेकर हिंसक प्रदर्शन और पूर्व गृह मंत्री के घर पर हमले की घटनाएं पाकिस्तान की अस्थिरता को उजागर करती हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो के काफिले पर सिंध में नहर परियोजना को लेकर हमला हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बेटी पर हुए हमले ने देश भर में हलचल मचा दी है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक और हमलावरों की गिरफ्तारी में देरी ने सरकार की नाकामी को उजागर किया है। राष्ट्रपति की बेटी पर हमले की घटना, सिंध प्रांत में पानी की गंभीर किल्लत, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का प्रदर्शन, गृह मंत्री के घर पर हमला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानी की गंभीर किल्लत ने लोगों को सड़कों पर उतार दिया है। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के घर पर हमला किया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। इसका वीडियो शनिवार को सामने आया। आसिफा कराची से नवाब शाह जा रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोका और विवादित नहर परियोजना और कॉर्पोरेट खेती के खिलाफ नारे लगाए। कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला भी कर दिया। पाकिस्तान सरकार सिंधु नदी पर नहर बनाने की प्लानिंग कर रही है। इससे स्थानीय लोग नाराज हैं। नाराज लोगों ने इससे पहले सिंध के गृह मंत्री का घर जला दिया था। प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को भी पीटा था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और जल विवाद दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। दोनों देशों की सरकारों ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन समाधान अभी दूर लगता है। इन सबको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में कभी भी भीषण गृह युद्ध छिड़ सकता है। कभी भी बिलावल वर्सेस शरीफ में ही जंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में महंगाई की मार आवाम को कैसे लाचार कर रही है, इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए। देखिए पाकिस्तान में कैसे लगातार महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में आवाम परेशान है। फल हो, सब्जी हो, इसके बाद बस में सफर करना भी महंगा हो चुका है। पाकिस्तान की राजधानी में बस का किराया बढ़ गया है। सरकारी बसों का किराया 100% तक बढ़ाया गया है। 26 मई से बस किराए में दोगुना इजाफा होगा, ये तारीख भी दे दी गई है। मुसाफिरों को 50 के बजाय अब 100 रुपए देने होंगे। जहां पर 50 रुपए में सफर हो रहा था, अब डबल तरीके से किराया देंगे और यही दोहरी मार लगातार पाकिस्तान की आवाम को पड़ रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर में आपको बता दूं, एनडीए की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। एनडीए की बैठक में सेना को धन्यवाद दिया गया, जाति जनगणना पर केंद्र को धन्यवाद दिया गया है, तो कास्ट सेंसस पर धन्यवाद दिया गया है। इसके अलावा जो ये ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से अंजाम दिया गया, सेना के शौर्य पराक्रम की भी जमकर तारीफ हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। तो पहला तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है, और उसके बाद फिर जाति जनगणना को लेकर भी प्रस्ताव पारित हुआ है। इसी बीच आपको मैं बता दूं, भारत के डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। तो वहीं पहलगाम हमले के बाद दिए गए बयान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। जो बातों से मानेगा बातचीत होगी, जो कूटनीति से मानेगा उससे कूटनीतिक चर्चा होगी, जो राजनीति से मानेगा उसके लिए राजनीति है, जो जैसी भाषा में समझेगा उसके लिए वैसा प्लान तैयार होगा। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए भारत का डेलीगेशन विदेश के दौरे पर है। इस रिपोर्ट को देखिए।
30 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। और पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित हो गया, लेकिन कूटनीतिक जंग अब छिड़ गई है। सत्य और असत्य की अब लड़ाई हो रही है। भारत का स्टैंड क्लियर है। जो बातों से मानेगा उससे बातचीत होगी, जो कूटनीति से मानेगा उससे कूटनीतिक चर्चा होगी, और जो राजनीति से मानेगा उसके लिए राजनीति है। जो जैसी भाषा समझेगा उसके लिए वैसा प्लान तैयार है, और इस प्लान को अंजाम देने के लिए भारत का डेलीगेशन विदेश दौरे पर है। ये तस्वीरें अमेरिका की है, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क पहुंचा और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों को पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी जानकारी दी। आतंकवादियों के आक्रमण सहित लिया है 20 साल पहले, तो यह है हमारा अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की जरूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं, और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। भारत की रणनीति में राष्ट्र नीति है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध की भाषा समझेगा उसके लिए युद्ध नीति है, क्योंकि भारत की अपने दुश्मनों पर पैनी नजर है। चोरी छिपकर पाकिस्तान से यारी निभाने वालों की फितरत छिपी नहीं है। ये वक्त है उन लोगों की पहचान करने का जो साथ है उनकी और जो साथ नहीं है उनकी भी, जो खामोश है उनकी भी और जो दुश्मन को हथियार देकर ताकत की वैक्सीन लगा रहे हैं उनकी भी। और इसीलिए जब AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी बहरीन पहुंचे तो मुस्लिम देश बहरीन में ओवैसी ने आतंकियों की सरपरस्ती वाली पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की बखियां उधेड़ दी। There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands, and I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. कई देश ऐसे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान को उकसा रहे बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के समर्थन में भी खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन भारत चुप नहीं है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल यूरोपीय देशों की यात्रा करके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और सख्त संदेश दे रहा है कि भारत वैसे तो शांति चाहता है, लेकिन संप्रभुता और अखंडता पर आँच आई तो प्रचंड प्रहार भी करता है। तो पूरा भारत जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। भारत के डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं पहलगाम हमले के बाद दिए गए बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला मन की बात कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। अच्छा होगा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने के बजाय ऊपर वाले से ये दुआ करे कि कैसे पाकिस्तान को भारत के कहर से बचाए।
एक तरफ मोदी के कड़े और क्लियर शब्द हैं तो दूसरी तरफ भारतीय डेलीगेशन। मतलब साफ है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने बेपर्दा होगा। दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने वाला देश है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहां तख्ता पलट के पूरे आसार बन गए हैं। सरकार और सेना आमने सामने है और पूरा बांग्लादेश सैनिक छावनी में तब्दील होता जा रहा है। मौजूदा हालात को देखकर पाकिस्तान भी भारी टेंशन में है। फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है? आखिर क्यों बार बार यूनुस सरकार को डर सता रहा है तख्ता पलट का, और शेख हसीना को लेकर क्यों डर रहे हैं? क्या कुछ स्थिति है, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू। सेना और सरकार के बीच टकराव, बांग्लादेश सैनिक छावनी में तब्दील। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट के हालात बन गए हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर फिर वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो पिछले साल अगस्त के महीने में देखने को मिली थी। सेना की भारी बंदोबस्ती है, संगीनों का पहरा है और सड़कों पर बांग्लादेशी सेना की भारी भरकम टैंक दौड़ रही है, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बस चंद दिनों या कुछ घंटों की मेहमान है। वहां सेना किसी भी वक्त यूनुस सरकार का तख्ता पलट करके बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट आम बात है। अब तक करीब 30 बार तख्ता पलट हो चुका है। अब स्थिति ये है कि वहाँ के आर्मी चीफ जनरल वकार ने सीधे चेतावनी दे दी है यूनुस को, 1 कि दिसंबर से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। आप म्यांमार के रखीन प्रांत में कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। यूनुस सरकार के तख्ता पलट की अटकलें इसलिए भी तेज है क्योंकि वहां सेना और यूनुस सरकार के बीच जारी टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा ने यूनुस सरकार को दिसंबर से पहले चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है और बांग्लादेश के राजनीतिक दल भी दिसंबर से पहले वहां चुनाव कराने पर अड़े हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने तो बाकायदा यूनुस सरकार को आखिरी वार्निंग दे दी है। अगर यूनुस सरकार जल्द चुनावी रोडमैप तैयार करके दिसंबर में चुनाव कराने को लेकर सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। मगर यूनुस मानने को तैयार नहीं है। वो बांग्लादेश का चुनाव अगले साल तक टालने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने सेना और बीएनपी को उल्टा धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी और मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वे जनता के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दरअसल यूनुस और अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहे छात्र आंदोलनकारी नेता किसी भी सूरत में बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों से जाने देने को राजी नहीं है। इसलिए यूनुस अब पूरी ताकत से सेना और बीएनपी पर उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इसमें पाकिस्तान का भी समर्थन मिल रहा है क्योंकि अंतरिम सरकार पर मंडराते संकट को देख पाकिस्तान भी घबरा गया है। जहां तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो खालिदा जिया साहिबा की पार्टी है वो भी यही डिमांड कर रही है कि इंतखाबात करवा दिए जाएं दिसंबर 2000 इस साल तक। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने टाइम मांगा है कि वो तैयार तो हैं इलेक्शन करवाने में, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम जल्दी ना करें और जून 2026 तक की डेट रखें कि उस जून 2026 तक इंतखाबात हो जाएंगे। पाकिस्तान की इस बेचैनी को पूरा बांग्लादेश समझ रहा है। बांग्लादेश पिछले जुलाई से ही बर्बादी के ढलान पर फिसल गया है, लेकिन यूनुस जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। हिंदुस्तान में तैनात रहे पाकिस्तान का वो राजदूत अब्दुल वासित जो सारे षड्यंत्रों की जड़ है, वो अब ये कह रहा है कि बांग्लादेश में चुनावों में हड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। अब उसको डर है, उसको क्या डर है कि अगर चुनाव हुए तो उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी आ गई या बहुत मुमकिन है कि शेख हसीना की अवामी लीग भी आ जाए।
और अगर वो आ गए या अगर वहां पे तख्ता पलट हो गया और वहां पे जनरल वकार आ गए तो ये सब तो अगेंस्ट हैं जनरल रहमान के। बहरहाल बांग्लादेश की तबाही की पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान लिखकर बैठा है और इस बार पाकिस्तान को यूनुस जमात और आंदोलन के नाम पर राजनीति चमकाने वाले विघटनकारी छात्र नेताओं का भी साथ मिला हुआ है। ऐसे में अब बांग्लादेशी अवाम की इकलौती उम्मीद सेना है जो आम चुनाव के जरिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देखिए शेख हसीना बार बार यूनुस को गद्दार क्यों कह रही है, मैं आपको बताती हूँ। शेख हसीना ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। शेख हसीना ने यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतंक की मदद से सत्ता हथियाने का आरोप यूनुस पर लगाया है। सत्ता हथियाने में प्रतिबंधित संगठनों का इस्तेमाल किया है। यूनुस आतंकियों की मदद से सरकार चला रहे हैं, ये शेख हसीना कह रही है। बांग्लादेश में आतंकवादियों का राज है। यूनुस और उनके समर्थक देशद्रोही है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेशी जनता से आह्वान करती हूं कि यूनुस सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाए। जनता लगातार आक्रोश में आवाज उठाए और इसी को लेकर ये ऑडियो मैसेज जारी किया गया। लेकिन अब खबर मैं आपको बताती हूं बिहार से। बिहार में एक बार फिर से खेला हो गया है और इस बार खेला हुआ किसी और के साथ नहीं बल्कि लालू के बड़े लाल के साथ। विवाद और तेज प्रताप यादव का पुराना नाता है, लेकिन इस बार तो मोहब्बत का इजहार करने के चक्कर में लालू ने उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया कि जाओ, ना घर में जगह ना पार्टी में जगह मिलेगी। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर खेला हो गया। लालू के लाल के साथ कमाल हो गया। कल तक मोहब्बत की मिसाल देते घूम रहे तेज प्रताप यादव को उनके ही पिता ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है जो उनकी भावनाएं थी वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। लालू यादव ने ये फैसला तेज प्रताप की एक वीडियो के वायरल होने के बाद उठाया जिसमें वह एक महिला अनुष्का यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में उनके 12 वर्षों से चल रहे रिश्ते का खुलासा हुआ। तेज प्रताप का नाम अक्सर विवादों में रहता है। तेज प्रताप यादव और विवाद एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे लगते हैं। जहां जहां विवाद चलता है वहां वहां तेज प्रताप यादव खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। कभी शिवलिंग से लिपटकर रुद्राभिषेक करना हो या कान्हा बन मुरली बजाना, तेजू भैया इन सब में खूब माहिर हैं। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली है और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। हालांकि जांच में पाया गया कि उनके पास केवल एक फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस है जो 2021 में समाप्त हो चुका था। इस दावे को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप यादव की हालिया गतिविधियों ने न केवल उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित किया है बल्कि लालू के हिसाब से तो आरजेडी की छवि पर भी असर डाला है। पार्टी से निष्कासन और विवादित वीडियो ने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब देखना ये है कि वे संकट से कैसे उबरते हैं और भविष्य में उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको मौसम का हाल बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, आंधी और तूफान ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी तो दूसरी ओर राजधानी दरिया में तब्दील हो गई। हिमाचल से बादल फटने से गाड़ियां खिलौने की तरह तैरने लगी। मॉनसून से पहले आई बारिश ने जो तबाही मचाई है वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। अगर आज संडे में छुट्टी वाले दिन आप घर से बाहर नहीं निकले हैं तो कैसे राजधानी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में
सड़कों का हाल देखने को मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। मई में बारिश का कहर, मौसम विभाग का अलर्ट। 25, 26 और 27 मई टूटकर बरसेंगे बादल। सड़कें डूबी, कारें डूबी और अंडर ब्रिज बना दरिया। गाड़ियों की थमी रफ्तार, सड़क पर लगा लंबा जाम। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह से सच साबित हुई। मौसम ने करवट बदली और आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में लो प्रेशर और केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहुंचने के बाद से मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज आंधी तूफान से जहां कुछ जगहों पर पेड़ और टहनियों के साथ पोल उखड़ गए, वहीं मिंटो रोड अंडरपास के नीचे पानी में डूबी एक कार भी नजर आई। भारी बारिश के चलते धौलाकुआं समेत कई सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखने को मिला, जिसके चलते गाड़ियां रेंगती नजर आई। आईटीओ दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़क जो पूरी राजधानी को जोड़ती है, लेकिन जरा सी बारिश ने यहाँ की सड़क को झील बना दिया। पानी में डीटीसी, ऑटो सब डूबे नजर आए। शास्त्री पार्क हो या फिर कनॉट प्लेस, विजय चौक हो या फिर वीरभूमि, हर जगह भरे पानी ने दिल्ली एमसीडी की पोल खोलकर रख दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रात बादल फटने की घटना से भारी तबाही मच गई। तेज बारिश के चलते नाले में अचानक आई बाढ़ में करीब 15 वाहन बहकर सतलुज नदी में समा गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बहाव में गाड़ियां ऐसे बहती नजर आई जैसे ताश के पत्ते हो। इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल बन गया। अभी तो पूरा का पूरा मानसून बाकी है, ऐसे में ये बारिश का कहर बहुत कुछ बता रहा है। देखिए, एक सवाल आप लोगों को जरूर परेशान कर रहा होगा और वो ये कि क्या कोरोना की सच में वापसी हो चुकी है। कहीं से खबरें आ रही होंगी कि हाँ, कहीं से लग रहा होगा कि नहीं, ये महज अफवाह है। लेकिन देश में कोरोना वायरस फिर से टेंशन बढ़ा रहा है। कोविड के नए वेरिएंट NB181 और LF7 की एंट्री हुई है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के केस मिलने लगे हैं। लोगों में फिर से एक बार दहशत का माहौल है, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इस बार सरकार तैयार है। हम कितने तैयार हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। क्या देश में कोरोना की नई लहर ने दस्तक दे दी है? क्या देश में फिर कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं? क्या देश में अब फिर से कोविड रोकथाम को लेकर सख्त नियम लागू होंगे? देश में कोविड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की मार झेल चुका देश उन तस्वीरों को नहीं भूला है जिन तस्वीरों में पूरे देश में लॉकडाउन था। लोग अपनों को खो रहे थे। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लगी थी। लोग कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लादकर भाग रहे थे ताकि वो अपनों की हिफाजत कर सके। इन तस्वीरों से उबरकर अब दोबारा इन तस्वीरों की पुनरावृत्ति से रूह कांप जाती है। लेकिन देश में कोविड के बढ़ते मामलों ने दोबारा से देशवासियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत में मौजूदा हालात की बात करें तो इस वक्त देश में कोरोना के 312 एक्टिव केस हैं। इसमें दिल्ली में 23 केस, गुजरात में 33 केस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 56 मामले, हरियाणा में 5 केस सामने आ चुके हैं।
दिल्ली सरकार ने बाकायदा कोविड को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि दिल्ली में हालात गंभीर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में सभी हॉस्पिटलों को अलर्ट पर रखा जाए। जो सुविधाएं हैं वो पूरे तरीके से पूरी की जाए, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो बेड को लेकर हो। दिल्ली समेत देश भर में कोविड के बढ़ रहे मामले अब लोगों के लिए आने वाले वक्त में चुनौतियां बन सकते हैं। ऐसे में हम सब की ये जिम्मेदारी है कि कोविड को लेकर हमें सतर्क रहना होगा ताकि कोरोना वायरस अपने देश में दोबारा पैर न पसार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छोड़ो कल की बातें, कल की बात हुई पुरानी। नए दौर में भारत ने लिख दी है नई कहानी। भारत का एक और ऐतिहासिक पड़ाव, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ये सफर केवल आंकड़ों की जीत नहीं है, ये है भारतीय आत्मविश्वास की कहानी। ये आंकड़ा कोई दावा नहीं बल्कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पुष्टि है। ये है नए भारत की बड़ी तस्वीर। इस रिपोर्ट में देखिए। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सच होता नजर आ रहा है। भारत धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के एक एक पायदान को पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में मजबूती से कदम रख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक छलांग लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया है। पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ता निवेश, मेक इन इंडिया, डिजिटल पुश और मजबूत नीतियों ने इस ग्रोथ को बल दिया है। Already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने जानकारी दी कि भारत से आगे सिर्फ 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. भारत 2024 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। वैश्विक वित्तीय निकाय का अनुमान है कि भारत अगले 2 सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% की दर से बढ़ेगी, जो वैश्विक औसत से कहीं आगे है। भारत के आर्थिक छलांग के पीछे और 5वें से 4थे पायदान पर पहुंचने के पीछे 5 बड़े फैक्टर रहे हैं। तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी, GST और टैक्स रिफॉर्म, FDI में उछाल, स्टार्टअप इंडिया, MSME सेक्टर की मजबूती। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका $30.34 ट्रिलियन के साथ पहले नंबर पर है। चीन $19.53 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर, $4.92 ट्रिलियन के साथ जर्मनी तीसरे नंबर पर, भारत $4.39 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर, तो जापान $4.27 ट्रिलियन के साथ 5वें पायदान पर है। भारत टॉप 3 के दरवाजे पर खड़ा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर हमने दुनिया को दिखा दिया है कि अगली सदी भारत की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से मैं आपको बताती हूँ। ग्राफिक्स के जरिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में चलाया गया। क्यों?
देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट के तहत ही मारा गया ये नक्सली बसवा राजू, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। 21 दिनों तक चला ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और अबूझमाड़ के जंगलों से भाग गया था बसवा राजू। पहले बसवा राजू लगातार कर्रे गुट्टा पहाड़ियों में छिप गया था, लेकिन खुफिया इनपुट के आधार पर अबूझमाड़ जब ये भागा, जानकारी मिली तो डीआरजी की कई यूनिट्स ने ये बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसको नाम ब्लैक फॉरेस्ट दिया गया। 4 जिलों की डीआरजी की यूनिट ने इसमें हिस्सा लिया था बाकायदा, और 50 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद ये बसवा राजू ढेर किया जाता है। ये 21 मई को मारा गया था नक्सली, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम तो था ही, लंबे समय से लगातार तलाश भी थी। नक्सली बसवा राजू मारा जाता श्रीलंकाई लिट्टे आतंकियों से बसवा ने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी, और इस ऑपरेशन के बाद सीधे तौर पर जो सरकार ने मिशन रखा है कि मार्च 2026 तक लाल आतंक को जड़ से खत्म करना है, उसी दिशा में काम आगे हो रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से तिलमिला उठे नक्सली, निर्दोष ग्रामीणों को बना सकते हैं निशाना। अलर्ट मोड में आई एजेंसियां और जवान। नक्सलवाद के किले में अब अंतिम प्रहार। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इस दिशा में अब तक की सबसे ठोस सफलता मानी जा रही है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में जहां नक्सलियों के बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं और छोटी छोटी टुकड़ियों में कुछ नक्सली भाग खड़े हुए हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। वहीं इस आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है कि नेतृत्वहीन हताश ये नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सफल होने के बाद माओवादियों ने फिर से कुर्रे गुट्टा हिल्स में वापसी की कोशिश की है, और इस बात की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने कुर्रे गुट्टा हिल्स में नया अभियान शुरू कर दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कुर्रे गुट्टा हिल्स के पास नए कैंप खोले जाने की तैयारी है। छोटी छोटी टुकड़ियों में भागे नक्सलियों ने जानकारी जुटाने का काम तेज कर दिया है, और जानकारी मिलते ही ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसके लिए पूरा प्लान तैयार है। इस वक्त जो है हम एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कैंप में मौजूद हैं, जहां से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। और ये जो टीम है कोबरा कमांडोज की टीम है, इसके अलावा इन कोबरा कमांडोज के अलावा जो है सीआरपीएफ की यूनिट जो है स्पेशलाइज्ड यूनिट है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पुलिस, एसटीएफ और डीआरजी की यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल होगी। कुर्रे गुट्टा हिल्स नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां नक्सलियों के बिछाए 500 से अधिक आईईडी मौजूद है। की बैठक में पीएम मोदी की सलाह, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नेता बिना वजह बयानबाजी से बचे। नेताओं को बोलने के दौरान संयम बरतने की सलाह दी है। हर मुद्दे पर बयान देना जरूरी नहीं है। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में ये एक बड़ी सलाह दी है, जो हमें जानकारी मिली है कि नेता बिना वजह बयानबाजी ना करें। हर मुद्दे पर जाकर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, और बोलने के दौरान संयम भी बरता जाए। तो इस तरह की सलाह पीएम मोदी के द्वारा नेताओं को दी गई है। सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप।